नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रगान और उसके बाद फिर ज्ञान। तो पहले राष्ट्रगान हो, इसके बाद ही सब कुछ काम हो। ये बात मध्य प्रदेश में इसलिए भी कही जा रही क्योंकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जो मध्य प्रदेश में मदरसे हैं वहाँ पढ़ाई शुरू करने के पहले राष्ट्रगान किया जाएगा। इसकी शुरुआत हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ ने पहले ही कर दी है। उसके बाद मध्य प्रदेश संभवतः दूसरा राज्य है जहां इस तरह की बात हो रही है। लेकिन इस पूरे मसले में मदरसों में राष्ट्रगान क्यों नहीं होता है, ये एक तरह से मजहबी या सियासी विवाद है। लेकिन राष्ट्रगान तो देश का गान है। इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी के अपने तर्क है और इसकी खिलाफत करने वालों के अपने तर्क है। मुद्दा देश के साथ जुड़ा हुआ है, देशभक्ति से जुड़ा हुआ है, इसलिए इससे हम विस्तार से बात करेंगे। स्टूडियो में इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्काइप पर देवदत्त दुबे, स्टूडियो में मौजूद हमारे साथ डॉक्टर राहुल रंजन, टेलीफोन लाइन पर जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी और सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह जी। लेकिन बातचीत के बीच में हम आपको ये भी सुनाएंगे कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा था। लेकिन चर्चा शुरू करते हैं राहुल जी आपसे। ये जो सारा मामला है जरूर इसमें कहीं ना कहीं अब सियासी विवाद भी होगा, राजनीतिक चीजें भी इसमें आएंगी। बीजेपी इस पर ज्यादा एग्रेसिव होगी, कांग्रेस या बाकी संगठन इसको कहेंगे कि इसकी अनिवार्यता क्यों। आपकी राय, राष्ट्रगान कितना जरूरी है? इसमें एक चीज और जोड़ूंगा कि इस पर भी विवाद है कि जब देश के चलचित्र यानी सिनेमागृह होते हैं वहां भी टॉकीज में राष्ट्रगान के बारे में लोग विरोध करते हैं, कुछ लोग राष्ट्रगान के समय खड़े नहीं होते हैं। ये सब विवाद की चीजें पहले से थी और ऊपर से मदरसों में राष्ट्रगान देश को कहां ले जाएगा, इस पर एक मत लोग होंगे या विवाद की स्थिति बनेगी। डॉक्टर राहुल रंजन। राघवेंद्र जी, पहली चीज़ तो ये कि राष्ट्रगान का जो मुद्दा है वो दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है, देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है। किसी व्यक्ति को यदि राष्ट्रगान का सम्मान करना, आप सम्मान किसी को ये कह करके नहीं कर सकते कि आप दबाव डाल दें और वो सम्मान करने लगे। एक ऐसा वातावरण तैयार करना होता है कि जहाँ लोग दिल से चाहें ध्वज को, चाहें राष्ट्रगान को, चाहें राष्ट्रगीत को, चाहें तो मामला आपको समझ में आता है। लेकिन यहाँ जो मामला दिखाई दे रहा है, जो मदरसों की जो बात उभर करके आ रही है, मेरा सीधा ये कहना है कि मदरसों में एक दो बार और इस तरीके का प्रयोग हुआ है और ये बात कुछ हद तक वहाँ मदरसों में मानी भी गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो पूरी की पूरी वहाँ घोषित कर दिया गया है कि मदरसों में होगा और वहाँ के मदरसे लगभग जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि मदरसे वहाँ राजी हो गए हैं। ठीक है, योगीनाथ जी का जो भी हो सकता है, योगी जी का जो भी वहाँ अपना टेरर है या जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके से सियासी माहौल वहाँ बन रहा होगा वो वहाँ चल सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश को जहाँ बात की जाए तो मध्य प्रदेश उस मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है और यहाँ संवेदनशील मामला इतना अधिक है कि यदि मुसलमानों को यदि आप किसी तरीके से जोर ज़बरदस्ती की बात करते हैं तो यहाँ वाकई में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की स्थिति बनती है। हाँ, मेरा सीधा ये कहना है कि यदि आपको कहीं जोर मारना है तो आप दूसरे प्रदेशों की बात को लेकर के आगे क्यों बढ़ रहे हो। यदि आप हिंदू कार्ड की, भारतीय जनता पार्टी यदि कहती है कि हिंदू कार्ड किसी न किसी रूप में खेला जा रहा है या हिंदू संगठन आगे आ रहे हैं इसको लेकर के तूल दे रहे हैं मामले को, तो आप कुछ मत कीजिए, एक बार घोषित तो करके देखिए, पूरी ताकत लगा के देखिए ना। यदि आपको ऐसा करना है तो आप पूरा कर दीजिए। आज मदरसों की बात है, यदि आप मदरसों पे बैन लगाने की बात कर रहे हैं तो आप ये बात मान के चलिए कि ईसाई मिशनरी के जो स्कूल है उनमें क्या हो रहा है। मदरसों पर बैन की बात नहीं हो रही है। नहीं, आप वहां राष्ट्रगान की बात कर रहे हैं ना, आप जबरदस्ती थोप रहे हैं। और यही चीज यदि आप देखिए तो बाकी जगह भी तो उठ के आएगी कि जो मिशनरी के स्कूल हैं वहां भी यही बात उठ के आएगी, बाद में बाकी दूसरी जगह भी यही बात उठ के आएगी। या मेरा कहना यह अर्थ है कि सीधे यदि आपको करना है तो आप धीरे धीरे स्लो पॉइजन क्यों दे रहे हो, धीरे धीरे पिंच क्यों कर रहे हो, धीरे धीरे चिमटी क्यों खोल रहे हो। आप इकट्ठा एक बार आदेश दीजिए ना कि नहीं, राष्ट्रगान जरूरी है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे आपको ईसाई मिशनरी के स्कूल हो या फिर कोई भी स्कूल चल रहा हो, आप वहां बिल्कुल घोषित कर दीजिए, सब लोग मानेंगे एक तरह से। लेकिन आप धीरे धीरे एक स्लो पॉइजन, यदि आप, मैं कह रहा हूं कि आप मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, आपकी भावना भी समझ रहे हैं और लोग जो सुन रहे हैं वो भी इस बात को समझ रहे होंगे। लेकिन जो आप एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं स्लो पॉइजन, ये पॉइजन नहीं है। इसको मेरे ख्याल से स्लो पॉइजन तो ठीक शब्द का इस्तेमाल नहीं है। ये कह सकते हैं कि सरकार इसको धीरे धीरे क्यों काम कर रही है। एक गाना सुना होगा आपने, हमारे दिवंगत साथी शिवराज पटेल जी अक्सर इस गाने को गाया करते थे। जब कोई विवाद होता था तो वो कहते थे कि धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान हो गए, पहले दिल फिर दिलरुबा और फिर जाने जाना हो गए। तो मुझे लगता है कि ये जो धीरे धीरे है
कई बार ये धीरे धीरे चीज़ ठीक भी होती है और कई बार एकदम से ऑपरेशन करना भी ठीक होता है। तो ये अलग चीज़ है कि ये कौन पार्टी किस ढंग से करना चाहती है। मैं देवदत्त जी आपके पास आऊँगा। सवाल ये कि राष्ट्रगान पर विवाद क्यों? अगर राष्ट्र का गान है, जैसा नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा था, रामेश्वर शर्मा भी कह रहे हैं, ये कई बार जो चीज़ें होती बहुत एग्रेसिवली वो बातों को बिगाड़ देती है। देश पूरा एक परिवार है, हिंदू मुसलमान इस देश के दो बेटे हैं, एक हिंदू है एक मुसलमान है। अगर किसी एक बेटे को कई बार आप कोई चीज़ ज़बरदस्ती करेंगे तो वो सही बात को भी नहीं मानता है। अगर आप उसी बात को बहुत प्यार से घर का बुजुर्ग कहेगा तो वो मान जाता है। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रगान एक ऐसी चीज़ है जिस पर विवाद की ज़रूरत नहीं है, इसको मानने की ज़रूरत है, क्योंकि देश तो सबका है, चाहे वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, ईसाई की, जैसे बात कर रहे थे डॉक्टर राहुल रंजन। तो सवाल है कि राष्ट्रगान में दिक्कत क्या है? अगर दिक्कत है तो फिर दूसरे जो देश हैं देवदत्त, दुनिया में बहुत से मुल्क हैं, वहाँ भी हिंदू मुसलमान रहते हैं दूसरे देशों में, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे लगता है कि जब आप इसमें पॉलिटिक्स करेंगे तो फिर पॉलिटिक्स होगी। अगर ये नियम बन जाएगा तो फिर नियम का पालन देश का हर नागरिक करता है, उसमें हिंदू भी करता है, मुसलमान भी करता है। इसमें कानून बनाने की जरूरत है। मुझे लगता है इस पर बात करने की जरूरत, अब वो समय निकल चुका है। आपकी राय? बिल्कुल राघवन जी, आपने सही कहा। वैसे तो आजाद जब भारत हुआ था तभी देश का एक निशान, एक विधान, एक गान, इन सब पर नियम बन जाने चाहिए थे और शुरू से फॉलो होना चाहिए था। लेकिन चूंकि लेट हो गए, कई जगह इस तरह स्वतंत्रता को कई अर्थों में ले लिया कि जिसको गाना गाए नहीं गाए। लेकिन जब हम इस देश में रहते हैं, हमारी गंगा जैसी तहजीब है, हम इसी देश के लिए मरते मिटते हैं। हमारे अब्दुल कलाम भी राष्ट्रपति बनते हैं और अभी भी एक दलित भाई कोविंद भी राष्ट्रपति बनते हैं। हमारे यहाँ कोई ये भेदभाव नहीं है किसी चीज में। तो फिर राष्ट्रगान में काहे का भेदभाव? ये इसको राजनीतिक नजरिए से ना करके ये बिल्कुल, और हमें लगता है कि जिन लोगों को ये कहा जा रहा है उनको स्वेच्छा से आगे आकर कहना चाहिए कि हाँ हमारा देश है, हम राष्ट्रगान गाएंगे, क्यों नहीं गाएंगे, हम झंडा फहराएंगे, क्यों नहीं गाएंगे। एक देश, एक गान, एक विधान, ये सब चीजें होना चाहिए। दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं होगा कि कहीं कोई गाना राष्ट्रगीत गा रहा है, कहीं कोई नहीं गा रहा, कहीं झंडा आ रहा। ये सब चीजें नहीं चलना चाहिए। जब देश एक है, हम सब एक हैं, तो उसके लिए बस ये कि एक नियम बना दिया जाए, उसको इस तरह से भाषणों से, बयानों से ऐसा नहीं, एक नियम बनाकर और सबको फॉलो करा जाए कि ये नियम हो गया है। जैसे ट्रैफिक के नियम बनते, दुनिया में इतने नियम बनते, एक नियम ये बन गया कि अभी जैसे कुछ सालों से मंत्रालय में राष्ट्रगान होने लगा, पहले नहीं होता था। तो ऐसे ये सब जगह एक नियम बना दिया जाए और इसको सख्ती से सब पालन करेंगे और सब स्वेच्छा से ही पालन करेंगे, क्योंकि देश का गान, देश का गीत गाने में किसको दिक्कत हो सकती है? जिस देश में आप रहते हो। दरअसल हमारे देश में राजनीति के भी अपने अपने मायने हैं। लोगों को इन्हीं मुद्दों पर राजनीति करने का मौका मिलता है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या बाकी दल हो। देश से जुड़े मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब आप राजनीति करोगे तो फिर उस पर राजनीति होगी, विवाद भी होगा। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ गौरव चतुर्वेदी और रमेश सिंह जी भी है। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। दरअसल राष्ट्रगान का मामला है और इस पर सियासत की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि देश की बात है। अब इसको लागू करने की बात उत्तर प्रदेश में ये लागू कर दिया गया, लेकिन मध्य प्रदेश में लागू करने में सरकार थोड़ा सा धीमे धीमे बढ़ रही है। पहले वो संकेत दे रही है, फिर लागू करने की बात करेगी। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों को राजनीति से परे रखकर देश हित में बात होनी चाहिए, क्योंकि हिंदू मुसलमान सिर्फ भारत में नहीं है, दुनिया में कई मुल्कों में हैं। वो जब कई मुल्कों में रहते हैं दूसरे, तो वहाँ का राष्ट्रगान वो फॉलो करते हैं, क्योंकि वो उस देश के नागरिक हो जाते हैं। अगर यहाँ है तो यहाँ आज़ादी का मतलब ये, जैसा देवदत्त जी कहते हैं कि आज़ादी के बाद बहुत सी चीज़ों के मायने बदल गए। किसी ने कहा कि आप आज़ाद हैं, चाहे तो गाइए चाहे तो मत गाइए। अब ये तो ऐसी बात होगी जैसे घर में कोई माता पिता है तो कोई एक बच्चा माता पिता को माने या ना माने, तो वो मर्जी हो सकती है, लेकिन वो अराजकता की स्थिति बनेगी। इस पूरे मामले में राजनीति से अलग हटकर राष्ट्रगान के मुद्दे पर कि वो स्कूल, कॉलेज, मदरसों में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। राघवन जी, बहुत पुरानी कहावत है कि प्रेम से अगर जहर भी पिलाया जाए तो उसे स्वीकार किया जाता है। बिल्कुल। और अगर नफरत के भाव से, घृणा के भाव से अमृत भी पिलाया जाए तो वो जहर बन जाता है। सरकारें, राजनीतिक दल अनावश्यक तौर पर इसे राजनीतिक विवाद के रूप में ले रही हैं। जी। मदरसों में या स्कूलों में कई अवसरों पर होता है, नियमित नहीं होता होगा, हो सकता है नियमित नहीं होता, क्योंकि मैं भी मदरसा नहीं जाता हूँ, लेकिन एक सामान्य जो जानकारी है, राष्ट्रीय पर्व के दिवस पर मदरसों के अंदर राष्ट्रगान होता है। मैं आपकी बात में एक चीज जोड़ रहा हूँ। हमारे देश का कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, सब
राष्ट्रीय धारा में रहते हैं, लेकिन जब इसमें राजनीति आती है तो बहुत सी चीजें फिर गौरव जी राजनीति का रंग ले लेती हैं, और उसके चलते कई बार आदमी राजनीति के चलते स्वीकार करता है और राजनीति के चलते उस पर इनकार भी करता है। लेकिन हिंदुओं की जो सबसे बड़ी पैरोकार राजनीतिक दल बदला है भारतीय जनता पार्टी जी, भारतीय जनता पार्टी में, और उसके मातृ संगठन आरएसएस में भी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ है जी, जहां पर राष्ट्रगीत तो वंदे मातरम तो गाया जाता है, लेकिन जनगण मन को लेकर के विवाद की स्थिति खड़ी कर दी जाती है। क्या वहां भी उसी शिक्षा के साथ, उसी अनुशासन के साथ इस गीत को, गान को लागू करने की कवायद की जाएगी? बिल्कुल, ये मुद्दे की बात है। इस पर भी चूंकि ये बात चली है तो फिर दूर तक जाएगी। वो जो आप मुद्दे उठा रहे हैं वहां भी लोग बात करेंगे, क्योंकि निश्चित ही ये सवाल भी खड़ा होगा कि भैया जो संघ के संगठन है, जो अनुषंगिक संगठन है, वहां राष्ट्रगान में जनगण मन के बजाय वो वंदे मातरम गाया जाता है। मैं आपकी बातचीत को रोककर बीच में आरिफ मसूद ने क्या कहा ये भी सुनवाते हैं, रामेश्वर शर्मा ने क्या कहा ये भी सुनवाते हैं। पहले आपकी बात पूरी हो जाए, फिर हम आते हैं दोनों के मुद्दे पर। गौरव जी, अब इसी बात को लेकर के संघ में एक बहुत बड़ा विवाद है, जिसे भैया जी जोशी ने भी स्पष्ट करने की कोशिश की है जी। तो मेरा यहाँ मानना है कि सरकारों को एक सही नजरिए के साथ राष्ट्र गौरव से सम्मानित जो विषय है, संबंधित जो विषय हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न करते हुए इसे लागू करने की कवायद करना चाहिए। बिल्कुल। और इसमें सियासी एंगल को बिल्कुल भी नहीं उपयोग में लाया जाना चाहिए। उसके सियासी एंगल की इसमें कोई गुंजाइश नहीं, कि कोई भी पार्टी हो उसको सिरे से खारिज करना चाहिए। हम सुनते हैं आरिफ मसूद और रामेश्वर शर्मा की बातचीत। मदरसों में गाने में क्या आपत्ति? इसलिए मदरसे मध्य प्रदेश के हो, मदरसे उत्तर प्रदेश के हो, मदरसे राजस्थान के हो, मदरसे महाराष्ट्र के हो, मदरसे हिंदुस्तान की भूभाग पर जहां भी हो, वो जमीन तो हिंदुस्तान की है ना। जिस हिंदुस्तान की जमीन पर स्कूल मदरसे बने हैं, अगर स्कूल राष्ट्रगान गाता है तो मदरसों को भी राष्ट्रगान गाना ही चाहिए। जो गाते हैं उनका स्वागत, और जो नहीं गाते हैं वो सोच लें, विचार लें। एक दिन राष्ट्रगान गाना जरूरी है और गाना ही पड़ेगा। बिना राष्ट्रगान के और बिना संविधान के देश नहीं चलता। दुनिया का इतिहास है। और जो राष्ट्रगान का समर्थन नहीं कर सकता वो राष्ट्र का सही नागरिक भी नहीं हो सकता। इसलिए राजनीतिक दलों, वोटों के भिखारियों, सोचो समझो और अपने राष्ट्रगान को सम्मान दो और सबको प्रेरित करो। तुम्हारी कूक हिंदू की हो सकती है, तुम्हारी कूक मुसलमान की हो सकती है, पर जमीन हिंदुस्तान की है। जब इस पर पैदा होते से इसका राष्ट्रगान गाओ। ये एक बहुत बेतुका सवाल है। नेशनल एंथम कौन नहीं गाएगा? मैं खुद गाता हूँ। जनगण मन अधिनायक कौन नहीं गाता? नेशनल एंथम से ना कभी किसी को एतराज रहा है, ना कभी एतराज हुआ है। और आपको बता दूं जानकारी के लिए कि भोपाल की कजियात में 15 अगस्त और 26 जनवरी को कोई भी चला जाए, वहाँ झंडा फहराया जाता है, वहाँ काई साहब, मुफ्ती साहब, तमाम शहर के लोग मौजूद रहते हैं और नेशनल एंथम गाया जाता है। ये विवाद क्यों लाया जा रहा है, क्यों बेतुकी बात की जा रही है, मुझे समझ नहीं। तो हमने सुना कि किस तरह से दोनों पक्ष, हम पक्ष तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन आरिफ मसूद ने भी इस बात की एक तरह से स्वीकारोक्ति की कि कोई एतराज नहीं और ये मामला पूरा बेतुका है। लेकिन अगर आप इसको, आपका अंदाज़े बयां गलत होगा तो फिर लोग एतराज करेंगे। जैसा गौरव जी बात कर रहे थे और हमारे साथ डॉक्टर राहुल रंजन भी बात कर रहे थे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रमेश सिंह जी। रमेश सिंह जी, राष्ट्रगान कभी भी विवाद का विषय नहीं रहा और जिन्होंने इस पर विवाद किया है उनको देश ने खारिज किया है। आपकी राय? राघवेंद्र जी, राष्ट्रगान एक ऐसी चीज है जो स्कूलों में जब बच्चों को राष्ट्रगान गाया जाता है तो मानसिक रूप से वो नौनिहाल होते हैं और वो एक ऐसा घड़ा होता है जिसे जो स्वरूप देना चाहें वो दे सकते हैं। जब राष्ट्रगान स्कूल में, मदरसों में शुरू हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से मुसलमान बच्चों की बचपन से ये एक मानसिक स्थिति बन जाएगी कि हम भारत की मुख्य धारा के नागरिक हैं। राष्ट्रगान का विरोध जब होता है तो उनके अंदर एक अलगाव की भावना आती है। तो मुख्य धारा में शामिल करने के लिए एक कौम को, पूरी को, राष्ट्रगान बहुत जरूरी है। अब इसमें राजनीति का जहाँ तक सवाल है तो राजनीतिक लोग इसमें राजनीति करके मुसलमानों को मानसिक रूप से प्रेरित करते हैं कि वो इसका विरोध करके और डिवीजन पैदा करके हमें वोट का राजनीतिक लाभ दे। तो
ये 70 साल से हो रहा है। जब आजाद हुआ था देश, तभी अगर ये हो जाती, पूरी राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ लागू कर देते, तो आज ये हालात नहीं बनते। आप मुझे ये बताइए, इंडोनेशिया में दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान हैं और वो मुल्क अपनी वैदिक सनातन संस्कृति के साथ, इस्लाम के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है, उनका इस्लाम खतरे में नहीं हुआ। सऊदी अरब और कुवैत और ये संयुक्त अरब अमीरात में योग का बड़े पैमाने पे मतलब उनका वो योग करते हैं और वहाँ उनका इस्लाम भ्रष्ट नहीं हुआ। तो मदरसों में राष्ट्रगान से इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, ये इस्लाम का सिद्धांत तो मुझे नहीं लगता। ये हमारे यहाँ के राजनीतिक दलों ने उनके दिमाग में भर दिया है ताकि वो इसका विरोध करें, इसमें राजनीतिक डिवीजन बने समाज में, और वो जो डिवीजन है उनको राजनीतिक रूप से लाभ दे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सबको, उनको भी और हम सबको, हम तो जान रहे हैं, उनको भी ये समझ लेना चाहिए कि भारत में वैदिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर शुरू हो चुका है और ये पुनर्जागरण अब रुकने वाला नहीं है। इस पुनर्जागरण के साथ मदरसों को, मुसलमान समुदाय को कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। इससे सामाजिक समरसता बनेगी, इस्लामी और हिंदू भी भाईचारा बढ़ेगा। अगर वो इसके साथ कदम से कदम ताल मिला कर नहीं चलेंगे तो उनके लिए समस्याएं पैदा होगी, क्योंकि अभी तक सामाजिक सांस्कृतिक तौर पर देश में सामाजिक असंतुलन था। 80% कौम बिल्कुल सोई हुई थी। ये बात कहने में तो हो सकता आपको सुनने में भी बुरा लगे, लेकिन हकीकत यही थी। लेकिन जब कोई कौम एक बार जाग जाती है तो फिर उसको पुनः सुलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि उस जागे हुए के साथ हम सामाजिक सामरस्य बनाएं और राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होने का प्रयास करें। राजनीतिक डिवीजन में फंसने के बजाय राजनीतिक समरसता में जाए। आपको किसको वोट देना है वो एक अलग मुद्दा होता है। मोदी योगी जी ने पूरी राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ उत्तर प्रदेश में ये चीजें लागू कर दिया और कोई आवाज तक नहीं आ रही। अब यहाँ भी नरोत्तम मिश्र जी को भी पूरी राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ एक बार स्पष्ट कर देना चाहिए कि ये मदरसों में राष्ट्रगान होगा होगा और होगा। मुझे ऐसा लगता है कि देश में इस वक्त जो माहौल बना हुआ है और मुसलमान कम्युनिटी की जो मानसिकता में सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से पढ़ पा रहा हूँ, उससे मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमान मानसिक रूप से ये समझ चुका है कि हमें इस देश की जो सांस्कृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण की जो प्रक्रिया चल रही है, इसमें हम ज्यादा अब इसका प्रतिरोध कर नहीं सकते। ये मुसलमानों की बातचीत से, उनके हाव भाव से अब ये लगने लगा। मुझे लगता है मध्य प्रदेश में इसका विरोध नहीं होगा अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ। बिल्कुल रमेश सिंह जी। राहुल जी, दरअसल मैं इस बात पर मुझे थोड़ा सा खराब लगता है, मैं ऐतराज भी करता हूं कि इस देश का नागरिक वो हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, लेकिन राष्ट्रवाद के मुद्दे पर सब एक है। कुछ जगह गड़बड़ियां होती हैं, वो सब जगह हैं। जहां तक हमने आरिफ मसूद को सुना, यूपी का उदाहरण है कि वहां उसको लागू कर दिया गया, उसमें उसको स्वीकार किया गया। लेकिन जब इसमें राजनीति आती तो राजनीतिक दल इसमें कई बार खुद ही विरोध पैदा करते हैं और फिर उसके बाद वो वोटों को बांटते हैं, फिरकों में बांटते हैं, मजहब में बांटते हैं और फिर उसको राजनीति में वोट का हथियार बनाते हैं। मुझे लगता है कि ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है कि इसको आप इस पर राजनीति करने की गुंजाइश हो। सीधी सी बात है कि आदेश जारी होने के बाद हम देखते हैं कि हमारे जो खिलाड़ी होते हैं वो जब अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जाते हैं तो वहाँ राष्ट्रगान गाते हैं, पदक जीतते हैं तो राष्ट्रगान गाते हैं, टीम में जब जीत कर आती है तब राष्ट्रगान करती है। पुलिस में, आर्मी में जो हमारे मुसलमान भाई रहते हैं वो सब ये काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया की हम बात करें या जो एक तरह से सिविलियंस की बात करें, वहाँ इस तरह की बातें तो होती है, लेकिन देश का जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो कुल मिला के हिंदू मुसलमान भाई हैं। वो आज मुसलमान हो गए इसलिए वो मुसलमानों की बात कर रहे हैं, लेकिन वो थे तो पहले हिंदुस्तानी। आदमी हिंदुस्तानी है। आपकी राय, इस पर विवाद की जरूरत नहीं है, इसको मानने की जरूरत है। राघव जी, सीधी बात है कि जो जिस तरीके से आरिफ मसूद का भी बयान सुना और रामेश्वर शर्मा का भी, ये सीधी बात है कि सामंजस्य की मामला है कि आप सामंजस्य बिठाल लो। बिल्कुल, आप बिठाल करके मदरसों में जो लोग भी उसको चला रहे हैं, मुस्लिम भाई हैं, आप बैठ करके उनसे एक बार राय ले लीजिए। लेकिन आप एकदम से आक्रोशित यदि किसी समाज के प्रति आप होते हो तो फिर आपको आक्रोश दिखेगा। प्यार से यदि आप बात करते हो तो आपको प्यार मिलेगा। घर में दो भाई होते हैं अगर, वो वही सिद्धांत है। बिल्कुल
कि आप यदि प्यार से कहिए ना, प्यार से वो चीज को बात कहिए, लेकिन यदि आप तैस में और आक्रोश में करोगे तो आप इससे प्रतिफल ये नहीं सोच सकते कि वहां से नहीं, आप पत्थर मारोगे तो पत्थर आएगा। लेकिन फिर राजनीति कैसे होगी? नहीं तो फिर वही यही है ना, अगर आराम से कुछ काम हो गया तो फिर राजनीति कैसे होगी? वोट कैसे मिलेंगे? राष्ट्रगान के, राष्ट्रध्वज के मुद्दे पर आपको भी याद होगा कि जब राष्ट्रध्वज सिर्फ सरकारी इमारतों में या फिर सरकारी स्थानों पर ही लहराने की जब थी, और इसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूरा का पूरा हिंदुस्तान में हर व्यक्ति स्वतंत्र हो गया कि अपने घर में फहरा लीजिए, तो आप ये बता दीजिए, मैंने भोपाल शहर के ही उन मुस्लिम इलाकों को देखा है जहां झंडे लहराए जाते हैं। अब आज स्थिति हो गई, राष्ट्रगान को लेकर के बात हो रही है, तो आप उन चीज़ों को, जो हिंदुस्तान में रहने वाला हर मुसलमान भी हिंदुस्तानी है, आप जिस शब्द को लेकर के चल रहे हैं, तो मुसलमान भी, मुसलमान बाद में है, हिंदुस्तानी बाद में, तो आप हिंदुस्तानी बनाइए ना, मुस्लिम और हिंदू मिलाकर आप मुद्दा बनाएंगे तो मुद्दा बनेगा, मुद्दा इशू बनेगा, जबकि ये इशू नहीं है, इशू है ही नहीं, कहीं से भी नहीं है। देवदत्त जी, राष्ट्रगान कोई मुद्दा नहीं है। कुछ लोग जो होते हैं वो हर तरफ होते हैं, और उनकी, हम उसको पागल कह सकते हैं, सनकी कह सकते हैं, बददिमाग कह सकते हैं, लेकिन आमतौर से किसी को भी राष्ट्रगान पर ऐतराज नहीं है। और यदा कदा कोई किस्से सुनाई पड़ते हैं तो लोग उसका वहीं तत्काल विरोध करते हैं और वहीं उसका समाधान भी हो जाता है, चाहे वो सिनेमा घर की बात हो या कहीं और की बात हो। तो इसको तो सहजता से इस पर काम करने की जरूरत है, इसमें आक्रामकता की जरूरत नहीं है, एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। आपकी राय? बिल्कुल ये सही कहा आपने, क्योंकि राष्ट्रगान में कभी किसी को दिक्कत हो नहीं सकती। जो देश में जन्मा है, जो देश से प्यार करता है, और सबको, जो देश में रहने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको अपने देश से प्यार है, और उसका गान गाने की क्या, कई बार क्या होता है, जैसे एक बच्चा उठता है सुबह तो माँ बाप के पैर पड़ता है, और दूसरा बच्चा उठ के सीधा काम पर चला जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उस बच्चे को माँ बाप से आदर नहीं है, लगाव नहीं है, लेकिन उसको प्यार से समझाया जाता है कि आप भी ऐसा करो, जो भी संस्कार दिए जाते हैं, ये भी एक राष्ट्र का संस्कार है। देवदत्त जी, दरअसल मेरे स्कूल के साथ के पढ़े हुए मुस्लिम साथी हैं, मुस्लिम भाई हैं, कॉलेज में पढ़े हुए, उनका कहना यह है कि हिंदुस्तान से अच्छा कोई मुल्क नहीं है। और वो कई बार कहते हैं कि उनके पाकिस्तानी जब रिश्तेदार हिंदुस्तान आते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ तो हर किस्म की आज़ादी है, बहुत अच्छा माहौल है। तो कई बार जो पाकिस्तानी यहाँ आते हैं उनका जाने का दिल नहीं करता है। ये बात वो मुसलमान कहते हैं जिनके रिश्तेदार पाकिस्तान से उनके घर यहाँ मिलने आते हैं। तो वो कहते हैं कि दुनिया में इस्लामिक कंट्री से भी बेहतर हिंदुस्तान लगता है उनको, क्योंकि इस्लामिक कंट्री में बहुत सारी पाबंदियाँ होती हैं। ये ऐसा देश है जहाँ किसी किस्म की पाबंदी नहीं है, हर आदमी को अपने हिसाब से जीने, अपने धर्म को मानने, अपने हिसाब से कपड़े पहनने का हक है। तो मुझे लगता है कि ये विवाद हो सकता है, लेकिन ये बहुत लंबा चलेगा नहीं, थोड़ा बहुत विवाद होकर इसे खत्म हो जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तानी जो है वो बेसिक हिंदुस्तानी है, इस पर विवाद की जरूरत नहीं है। मैं अंतिम प्रतिक्रिया के लिए जाऊंगा। गौरव जी, इस पर आपकी अंतिम प्रतिक्रिया? देखिए राघवेंद्र जी, स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि आप दूसरे को परेशान करें। स्वतंत्रता का अर्थ है कि आप अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए सामने वाले की स्वतंत्रता को भी बनाए रखें। बिल्कुल ठीक है, राष्ट्रगान के लिए किसी को आप जबरदस्ती करें, उसकी बजाय राष्ट्रगान गाने के लिए एक अध्यादेश शासन की तरफ से वैसे ही जारी हो चुका है। पूर्व में भी जो राष्ट्रगान की संहिता बनी हुई है, जो राष्ट्रध्वज की संहिता बनी, जो राष्ट्रीय गौरव के विषय है उनकी संहिता बनी, उसका पालन कड़ाई से कराइए। जबरदस्ती किसी बात को कहने के लिए या बाध्य करना गलत होगा। बिल्कुल। रमेश सिंह जी, आपकी इस पर कोई प्रतिक्रिया? रमेश सिंह जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? वो इस पे इधर उधर के बयान ना देकर वो शायद ये कोशिश कर रहे हैं कि इस पे कोई विवाद हो, कोई राजनीतिक कांग्रेस कुछ उस पे लपका झपकी करे और फिर इसमें राजनीति हो। मतलब वो दोनों तरफ से राजनीति की संभावना तलाशी जा रही है। तो मेरा सोच ये है कि अपने जो गृह मंत्री जी हैं वो एक पूरी राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ इसे लागू करने की बात कहें। और राहुल रंजन जी की बात से मैं सहमत हूँ कि इसमें मुस्लिम उलेमा और मुसलमान जो प्रमुख नागरिक हैं उन्हें बुलाएं, सम्मान के साथ उनसे कहें कि साहब हमें ये करना है और हम चाहते हैं कि ये काम आप करवाएं। और मैं 90% मुझे पूरी संभावना है कि मुसलमान कम्युनिटी आज की स्थिति में, जिस मानसिक स्थिति में आ चुकी है, उनका मानसिक रुझान देश में बन रहा है, उसके मुताबिक वो तैयार हो जाएंगे और इसमें कहीं से कहीं तक कोई रमेश सिंह जी, जी, इस पर राजनीति की गुंजाइश इसलिए कम लगती है क्योंकि कांग्रेस को पता है कि इस पर राजनीति करेगी तो नुकसान होगा, क्योंकि जैसे इस पर राजनीति होगी बीजेपी इसका लाभ ले लेगी।
तो इस मुद्दे पर मुझे लगता है कि कांग्रेस और अल्पसंख्यक वर्ग बहुत सतर्क हैं। अब वो नहीं चाहते कि बीजेपी को कोई ऐसा मुद्दा दिया जाए जिससे वो वोट की पॉलिटिक्स करे या जिससे देश के लोग अलग अलग धड़ों में या गुटों में बढ़ जाएं। मुझे लगता है कि इस पे कांग्रेस भी बहुत साइलेंट रहेगी। और जो आप बात कर रहे हैं जैसे उत्तर प्रदेश में हो गया है, मध्य प्रदेश में भी इस पर कोई दिक्कत नहीं है, किसी को एतराज नहीं है। आरिफ मसूद ने कहा भी कि ये बहुत ही बेफिजूल का सवाल है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये वो कह चुके हैं। जी बिल्कुल सही बात है। देखो ये जो आज आरिफ मसूद की पॉलिटिकल लाइन और उनकी जो सांप्रदायिक लाइन है वो भी मैंने देखी है, उनका वो रूप भी देखा है जो कितना घोर सांप्रदायिक था। और आज उनका जो बयान है ये बयान उन्हीं बयानों से तारतम्य के साथ कदम मिला रहा है जो राष्ट्र के जो मुख्य धारा के मुसलमान हैं उनके सुरों में, उनकी मनोविज्ञान में, उनकी मनोस्थिति है उसमें जो बदलाव आया है वही बदलाव मुझे आरिफ मसूद के बयान से भी लगा। और इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बेहतर होगा गृह मंत्री जी प्रबुद्ध मुसलमानों को बुलाकर उनसे सम्मान से कहें कि साहब हम ये करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि इसे आप लोग घोषित करें, और वो लोग इस पर तैयार हो जाएंगे और ये लागू हो जाएगा। बिल्कुल रमेश सिंह जी, तरीके से लागू। इसमें सिर्फ सरकार को निर्णय की जरूरत है, सब लोग तैयार हैं। अगर आप चाहें तो विवाद हो सकता है और आप चाहें तो इसको सीधे से लागू कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये विवाद का मुद्दा नहीं है, ये देश का मामला है और इसमें कोई भी वर्ग देश के मामले में पीछे नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो और किसी भी क्षेत्र का हो। मैं चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। गौरव जी आपका भी धन्यवाद, रमेश सिंह जी आपका भी, देवदत्त जी आपका भी और डॉक्टर राहुल रंजन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर राष्ट्रगान का मामला राजनीतिक विवाद का विषय बन सकता है, लेकिन अब देश की जो पार्टियां हैं वो सियासत में समझ गई है कि अगर मजहब को, राष्ट्रवाद को आप विवाद का मुद्दा बनाएंगे तो नुकसान ज्यादा होगा। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए IND24।